नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे डीसी कंपाउंड जनित्र क्या होता है, डीसी यौगिक जनित्र क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में डीसी शंट जनित्र का अध्ययन किया, डीसी सीरीज जनित्र का अध्ययन किया, पृथक उत्तेजित जनित्र का अध्ययन किया। उन सब का अध्ययन करने के बाद आज पहुंचे हैं डीसी जनरेटर के प्रकारों में लास्ट डीसी कंपाउंड जनरेटर का प्रकार चल रहा है, उस पर पहुंचे हैं। तो इस जनित्र में क्या क्या पढ़ेंगे कि लॉन्ग शंट डीसी जनित्र क्या होता है, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनित्र क्या होता है, कम्युनिटिव कंपाउंड जनित्र क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र क्या होता है, और इनमें इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया। ठीक है, इनका जो प्रकार है वो प्रकार किसके आधार पर निर्धारित किया गया, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर या धारा प्रवाह के आधार पर, यह जानना जरूरी होता है। धारा प्रवाह के आधार पर इनका नाम क्या रखेंगे, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इनका नाम क्या रखेंगे। संयोजन करेंगे तो कौन सी वाइंडिंग का संयोजन अलग करेंगे या फिर कौन सी वाइंडिंग का संयोजन समान करेंगे, ये इन प्रकारों में ही मतलब देखा जाता है। तो डीसी कंपाउंड जनित्र किसका स्वरूप हो गया, डीसी कंपाउंड जनित्र हो गया, ये सीरीज और शंट दोनों जनित्रों का स्वरूप हो गया। तो इससे पहले पढ़ेंगे कि डीसी कंपाउंड जनित्र होता क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं, डीसी कंपाउंड जनित्र एक प्रकार का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र होता है। ठीक है, आज अध्ययन करेंगे डीसी कंपाउंड जनित्र का। इसका अध्ययन करेंगे जिसको बोलते हैं यौगिक जनित्र, या फिर कभी कभार नाम होता है संयुक्त जनित्र, यौगिक या डीसी संयुक्त जनित्र, इसका अध्ययन करेंगे। यह है क्या, देखो, यह है एक प्रकार का सेल्फ एक्साइटेड डीसी कंपाउंड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक प्रकार का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब कि इसकी फील्ड वाइंडिंग स्वयं उत्तेजित होते हैं, मतलब आर्मेचर के अंदर उत्पन्न धारा से ही उत्तेजित होते हैं, बाहर से किसी प्रकार डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की मैंने आपको विशेषता बताई थी, 5-6 विशेषता बताई थी कि इसके पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। सबसे बड़ी विशेषता ये आती है। तो मतलब अब इसके अंदर दो पोल होंगे, कम से कम दो पोल, दोनों पोलों पर दो वाइंडिंग होंगी। इससे पहले आप लोगों ने जनित्र देखा सीरीज जनित्र, सीरीज जनित्र में एक वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। फिर आप लोगों ने देखी कि शंट जनित्र में शंट वाइंडिंग जो कि आर्मेचर के समानांतर में। कैसे थी आप बता देंगे, फिर भी आपको बता चुका हूं। इसका मतलब कि ये जनित्र कौन सा, ये जनित्र दो फील्ड वाइंडिंग का संयोजन होता है, कि इस जनित्र में दो फील्ड वाइंडिंग होती है। कौन सी, इस जनित्र में तो लिखेंगे ये जनित्र कौन सा, ये कंपाउंड जनित्र, इसमें दो फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। एक सबसे बड़ी बात है, दो फील्ड वाइंडिंग होंगी। बाकी जनित्र में आप लोगों ने एक एक देखी, शंट फील्ड वाइंडिंग में अपने शंट जनित्र में एक फील्ड वाइंडिंग, सीरीज में एक वाइंडिंग, यहां दो करेंगे। कौन कौन सी, एक करेंगे सीरीज वाइंडिंग और एक करेंगे शंट वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जनित्र कौन सा, ये जनित्र दो डीसी जनरेटर का संयुक्त रूप हो गया, दो डीसी जनरेटर का संयुक्त रूप है। एक सबसे बड़ी बात क्या आ गई, दो जनरेटर का संयुक्त रूप है। दो जनरेटर कौन कौन से, एक तो देखो, एक ये आ गया, कौन कौन से दो, एक तो आ गया सीरीज डीसी सीरीज, व दूसरा आ गया डीसी शंट। दोनों जनित्र की विशेषता रहेगी। अब दोनों जनित्र की विशेषता क्या थी, मैंने आपको बताया था कि डीसी सीरीज जनित्र कौन सा, डीसी सीरीज जनरेटर एक प्रकार का स्थिर धारा वाला जनित्र था, और डीसी शंट जनरेटर क्या था, डीसी शंट जनरेटर एक प्रकार का स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला जनरेटर था। ठीक है, तो यहां डीसी कंपाउंड में दोनों विशेषता रहेंगी, मतलब कि आपको स्थिर धारा भी मिलेगी, स्थिर वोल्टेज भी मिलेगा, आपके अनुसार वोल्टेज बढ़े भी मिलेगा और वोल्टेज घटे भी, क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर में लोड के साथ साथ वोल्टेज बढ़ता था तो यहाँ बढ़ा हुआ वोल्टेज भी मिलेगा आपको, लोड के साथ साथ वोल्टेज घटता था तो यहाँ वो विशेषता भी मिलेगी आपको। इसका मतलब ये दोनों आ गई।
ठीक है। अब आप लोगों ने देखा डीसी सीरीज जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग किससे, देखो सीरीज वाइंडिंग को D1 D2 से दर्शाया, सीरीज वाइंडिंग को D1 D2 से, व शंट वाइंडिंग को, शंट जनरेटर में शंट वाइंडिंग को E1 E2 से दर्शाया। और आर्मेचर वाइंडिंग को आप लोगों को पता, आपने देखा था आर्मेचर वाइंडिंग को A1 A2 से दर्शाया था। तो यहां सबसे बड़ी बात आ गई कि कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल में कितने पॉइंट होंगे, कितने कॉन्टेक्ट बिंदु होंगे या कितने कॉन्टेक्ट टर्मिनल होंगे। देख लिया आप लोगों ने, 2 सीरीज वाइंडिंग के, 2 शंट वाइंडिंग के और 2 आर्मेचर वाइंडिंग के, 6 टर्मिनल मिलेंगे आपको। तब जाके लगेगा ये कौन सा जनरेटर है, डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। बाकी समझ बात। और अब देखो बात आ गई कि डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग को ही शंट वाइंडिंग से अलग संयोजित करेंगे, सीरीज वाइंडिंग में ही धारा का मान शंट वाइंडिंग से विपरीत करेंगे, क्योंकि जनरेटर का स्वरूप बदलेंगे तो सीरीज वाइंडिंग में ही सब कुछ परिवर्तन किया जाएगा, न कि शंट वाइंडिंग में परिवर्तन किया जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि सीरीज वाइंडिंग कैसी थी, मोटे तार की कम टर्निंग की थी, क्योंकि उसे भार धारा पूरी वहन करनी पड़ती है। और ये क्या थी, शंट वाइंडिंग पतले तार की अधिक टर्निंग देगी, क्योंकि आर्मेचर द्वारा संपूर्ण ईएमएफ इसको सहन करना पड़ता है। ये थी। अब बात आ गई कि अब यह कहेंगे कि सीरीज वाइंडिंग द्वारा, इसमें देखो कुछ चीजें आएंगे आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं। सीरीज वाइंडिंग द्वारा किसकी, ये सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ये सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई ऐसी होगा। अभी आपके सामने समझिए कि फाई ऐसी क्या, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे का मतलब सीरीज का, और शंट वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, फाई एस एच। 2 बातें आएंगे आपके सामने। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स फाई ऐसी कहलाएगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स फाई एस एच कहलाएगा। अब देखो बात, इसका चुंबकीय फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोगों ने देखा था कि सीरीज जनरेटर पढ़ा तो देखा था कि सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा पर निर्धारित होता है, लोड धारा पर निर्भर करता है IL पर। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, IL पर। लोड धारा बढ़ेगी तो सीरीज वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी, और सीरीज वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी तो सीरीज का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। और इसका चुंबकीय फ्लक्स VSH पर निर्भर करता है। और शंट फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कितना था, वो लगभग स्थिर रहता है, ठीक है ना। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज का मान VSH का मान स्थिर है, तो फ्लक्स का मान भी लगभग स्थिर रहता है। इसका मतलब इसका चुंबकीय फ्लक्स हमेशा स्थिर रहेगा, याद रखना बात। किसका, इसका चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग में, कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहेगा, और इसका फ्लक्स बदलने वाला रहेगा। इसका फ्लक्स इसके साथ मिलने वाला रहेगा या फिर इसके साथ अलग से रहेगा, इसका विपरीत स्वभाव वाला रहेगा। तो क्या कहेंगे फिर, शंट फील्ड, इसको, इस चुंबकीय फ्लक्स को कौन से को, इसको कंपाउंड फ्लक्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। कौन से को, सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स को कंपाउंड फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। एक तो बात ये आ गई, किसको, इसको कंपाउंड फ्लक्स के नाम से जानेंगे। देखो अब आगे की बात देखें, ये तो आपको मैंने बेसिक बातें बताई कि कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे तब आपके सामने समस्या आएंगी। मैंने आपको समस्याओं को जो बेसिक बातें आपको बता दी। अब धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे। एक बात और आ गई कि सीरीज शंट फील्ड का जो चुंबकीय फ्लक्स रहेगा वो तो स्थिर रहेगा, तो फिर सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा। देखो ये अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार करेगा कि वोल्टेज ड्रॉप होता है तो लगभग ये आता है कि वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए, क्योंकि जनरेटर में लोड के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। डीसी कंपाउंड जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, शंट फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का प्रयोग होता है। इसीलिए इसका प्रयोग मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बनता है इसके लिए, किसके लिए, कि वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करता रहे। ये तो थी आपकी बेसिक बातें। अब आगे बताता हूं कि इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, इनको किसके आधार पर बांटा गया था कि लॉन्ग शंट क्यों हो गया, शंट क्यों हो गया, कम्युलेटिव क्यों हो गया, डिफरेंशियल क्यों हो गया। इनको किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक इनके आधार का पता नहीं लगेगा तब तक आप इनका वर्गीकरण नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसके वर्गीकरण की बात करें, किसके, कंपाउंड जनरेटर के प्रकार की यदि बात करें, इसको किसके आधार पर बांटा गया। देखो ये दोस्तों दो प्रकार के आएंगे। एक आएगा, देखो फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है उसके आधार पर आएगा, और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन कैसे किया गया है, तो संयोजन के आधार पर और धारा प्रवाहित होने के आधार पर। इनके दो कंडीशन आएंगे आपके सामने। दोनों कंडीशन याद रखना कि
फील्ड वाइंडिंग, दो फील्ड वाइंडिंग आपको बताइए कौन कौन सी, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक नंबर बात तो आ गई। दूसरी बात आती है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाह के आधार पर, धारा प्रवाह की दिशा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि धारा प्रवाह तो बाद में करेंगे, पहले संयोजन तो करें, संयोजन करने के बाद ही तो धारा प्रवाहित होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर सीरीज फील्ड व शंट फील्ड के संयोजन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते, देखो दो प्रकार कौन कौन से। अब आपको बताऊं, देखो एक तो होता है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। मैं आपको संयोजन करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, नाम से समझ में आता है कि नाम के रखने से क्या हो गया। अब शॉर्ट शंट को देखो कहेंगे हिंदी में लघु शंट यौगिक, लघु शंट यौगिक जनित्र। एक तो ये आ गया। दूसरा आता है, देखो दूसरा आएगा अपने पास लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसका मतलब क्या, दीर्घ शंट दिष्ट धारा यौगिक जनित्र। एक ये लगे दो, ये किसका आधार पर है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इनका नाम रखा गया है। अब इनके आधार पर देखो एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, ऐसे समझ में जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, इसको नाम को लिख लेना, इसका नाम को मैं बता देता हूं। देखो अब इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, आपको बड़ी आसानी से अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आप जब भी सर्किट डायग्राम देखोगे, देखते ही आपको पता लगेगा कौन सा है, ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। फिर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बाद आपको पता लगेगा ये कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है। वो जब सीरीज वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करेंगे तब बताएंगे। लेकिन इससे पहले क्या आ गया कि इसका संयोजन तो देखें कम से कम। अब संयोजन देखो, आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा कि तीन वाइंडिंग है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग, एक तो आर्मेचर उसकी वाइंडिंग, दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तीसरी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो सबसे पहले ये आर्मेचर ले लिया आप लोगों ने, क्या ले लिया, आर्मेचर ले लिया। अब आर्मेचर की कम्यूटेटर और कम्यूटेटर लगा दिया आपने दो कार्बन ब्रुश, ये लगा दिए दो कार्बन ब्रुश। ठीक है, कार्बन ब्रुश पे लगाई आप लोगों ने पिगटेल, ये लगाई पिगटेल। ठीक है, अब पिगटेल लगाने के बाद में आप देखो कौन सा पढ़ रहे हैं, शॉर्ट शंट पढ़ रहे हैं। शॉर्ट शंट पढ़ाऊंगा आपको, देखो मैं। फिर उसके बाद में लगाई आप लोग, दिखाई आप लोगों ने ये आप लोगों ने दिखाई शंट फील्ड वाइंडिंग, जो पतले तार की अधिक तंतु से बनी होती है, ये लगा दी। ठीक है, और इसका संयोजन कर दिया मैंने आपको बताया, ये आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित होती है, ये आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित होगी। और उसके बाद में एक वाइंडिंग और बच गई, वो कौन सी बच गई, ये बच गई आप लोगों की, ये बच गई सीरीज वाइंडिंग, जो मोटे तार की कम टर्नों की होती है। ये आप लोगों ने दिखा दिया लोड, ये क्या दिखा दिया आप लोगों ने, ये दिखा दिया आप लोगों ने लोड। ये लगा दिया आप लोगों ने लोड आर्मेचर के समानांतर क्रम में। ये तो आपका बन गया सर्किट। ठीक है, अब सर्किट कैसा देखो, आप लोगों ने देखा ये क्या है, ये आर्मेचर A1 A2, याद रखना बात, परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। सीरीज वाइंडिंग को D1 D2, शंट फील्ड वाइंडिंग को E1 E2, ये इसमें RSH। आर्मेचर के अंदर क्या है, EG को जनरेट EMF, आर्मेचर के अंदर आर्मेचर की धारा, आर्मेचर के अंदर आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये IA। अब IA बजाएगी इधर, ये जाएगी इधर ISH, और ये जाएगी आपकी ISE, और ये आगे लास्ट में आपकी IL। देखो ये आपका होगा सर्किट पूरा। कोर्स देखना, मैंने आपको प्रत्येक चीज पढ़ाई, वही आपको मैंने लिखवाया। एक चीज बच गई, वोल्टेज बच गया, ये लगा दिया आपको मैंने वोल्टमीटर डीसी का, क्योंकि डीसी देता है, ये लगा दिया वोल्टमीटर, क्या देगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज देगा। ठीक है, अब आप लोगों को नाम लिखो तो लिखना, मैं आपको बताऊं E1 E2 क्या है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग की सीरीज है। D1 D2 क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की सीरीज है। A1 A2 क्या है,
ये आर्मेचर वाइंडिंग की सिरे हैं। फिर क्या है, देखो ISH क्या है, आई का मतलब धारा होती है, एस का मतलब शंट फील्ड की धारा। ISC क्या है, सीरीज फील्ड में प्रवाहित धारा। फिर क्या बच गया, ये IA क्या है, आर्मेचर में प्रवाहित धारा। EG का मतलब क्या है, जनरेट EMF, उत्पन्न विद्युत वाहक कहां होता है, आर्मेचर के अंदर होता है। RA क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है। IL क्या है, लोड की धारा है, और ये लोड है। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आगे धीरे धीरे समझे। देखो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में क्या अंतर होता है, गौर से देखना। लॉन्ग शंट की परिभाषा ये होती है, शॉर्ट शंट की परिभाषा ये होती है। आपको आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट का चित्र बना के दिखाऊंगा। देखो शॉर्ट शंट होता है कि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के समानांतर में होती है। याद रखना बात, एक तो आप याद रखने का तरीका यह है कि शंट फील्ड वाइंडिंग ओनली आर्मेचर के समानांतर में संयोजित होती है, ठीक है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के संबंध के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। याद रखना बात, कौन सी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के संबंध के श्रेणी क्रम में, या फिर समझ में नहीं आए तो बाहर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। परिभाषा लिख लो, इस प्रकार के जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समानांतर में संयोजित की जाती है तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के श्रेणी क्रम में या बाहर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। वो होता है लघु शंट DC कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कहां लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट क्षेत्र हिंदी में कुंडलन, आर्मेचर के समानांतर क्रम में। एक तो बात यह होगी, सीरीज वाइंडिंग कहां होगी, श्रेणी क्षेत्र कुंडलन, बाहर के श्रेणी क्रम में, या शंट व आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। वो हो गया आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब एक ट्रिक और बताऊंगा आपको, देखो मैं वैसे है नहीं, आप इसको यूं मत समझना कि सर किताबों में थी आपने बताया, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की पहचान कैसे करेंगे। आपको ये परिभाषा याद नहीं रहे तो कैसे याद कर सकते हैं कि लॉन्ग शंट था शॉर्ट शंट था। अब देखो यहां से लेके यहां तक किसका सर्किट है, गौर से देखना। इस पॉइंट से लेके मैं आपको बताऊं कि इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये, यहां से लेके यहां तक का सर्किट की बात करेंगे। ये सर्किट है शंट वाइंडिंग का। यहां से लेके यहां तक किसका सर्किट है, आर्मेचर का सर्किट है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आर्मेचर का सर्किट है ये। तो आर्मेचर का सर्किट है, आपको लोगों को पता कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। आप उसको लिख मत लेना कि सर आपने बताया हमने परीक्षा में कर दिया, आपको याद करने का कि कैसे पहचान करोगे। देखो पहचान करने का तरीका ये है, यहां से लेके यहां तक किसका सर्किट है, आर्मेचर का। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम। आप लोगों को पता कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। तो फिर यदि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कुछ और संयोजित कर दिया जाए तो क्या आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, नहीं, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जब सीरीज वाइंडिंग को संयोजित कर देंगे तो क्या आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो लॉन्ग शंट हो गया, याद करने की बात है। और यदि नहीं जोड़ेंगे तो छोटा हो गया। तो बात आती है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग को संयोजित कर दोगे तो वह लॉन्ग शंट हो जाएगा, एक बात होगी। अब देखो यहां से सर्किट इतना ही बड़ा है, यहां से लेके यहां तक का। अब आप लोग इसको इस सर्किट को यहां जोड़ोगे तो क्या सर्किट बढ़ेगा नहीं, लंबा हो जाएगा। लंबा होगा तो क्या होगा, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगते ही आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सर्किट लंबा हो जाएगा, तो कहेंगे लॉन्ग शंट। और यदि ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो कहते हैं शॉर्ट शंट। ये कौन सा सर्किट है, शॉर्ट शंट, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब यदि इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, अब इसका यूज कहां होगा, क्या इसकी विशेषताएं होगी, वो तो पढ़ेंगे दोस्तों अभिलक्षण, ठीक है। अगला वीडियो इस कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी फॉर्मूले और इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो विशेषताओं में क्या आता है कि इसमें जो धाराएं दे रखी है आप लोगों को, ठीक है, इसमें जो धाराएं दे रखी है आप लोगों को, उन धाराओं में देखते हैं कि ये कैसी कैसी धारा होती है। देखो इसका नाम लिख देता हूं मैं कि ये होता है लघु शंट डीसी यौगिक जनित्र, यौगिक मतलब या संयुक्त जनित्र। लघु शंट का सर्किट छोटा है,
अब गौर से देखना आप लोगों को क्या क्या याद करना है। देखो इस सर्किट को यदि आप लोगों ने समानांतर और श्रेणी सर्किट पढ़े होंगे, यदि याद है, नोट्स बनाए होंगे, तो यहां सब कुछ आसान है, हार्ड कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो यहां से प्रत्येक सर्किट को बांटो, यहां से लेके यहां तक मैंने आपको बताया कि ये आर्मेचर का सर्किट है, यहां से लेके इस ऐसे घूम के आते हैं, ये सर्किट किसका है, ये सर्किट आप लोगों को पता है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का सर्किट है। यहां से लेके यहां तक घूमेंगे, ये सर्किट किसका है, ये आपको लोड का और श्रेणी का इसका सीरीज वाइंडिंग का सर्किट है। ठीक है, तो एक सर्किट तो ये हो गया, देखो 3 सर्किट अपने पास समानांतर में है, एक सर्किट तो ये, दूसरा सर्किट ये और तीसरा सर्किट ये। तीनों सर्किटों में धारा, तीनों सर्किटों में रेजिस्टेंस और तीनों सर्किटों में पावर ज्ञात करेंगे। उनके फॉर्मूले देखेंगे जो कि परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप न्यूमेरिकल करते हो तो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसे हार्ड कुछ नहीं है। आप देखो कैसे इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहां से पहले इस सर्किट से इधर से चलते हैं या इधर से चलते हैं, इस सर्किट से घूम के आते हैं। तो देखो यहां तक ये सर्किट एक है, तो इस सर्किट में जो भी चीज होगी सब सीरीज में होगी। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड क्या है, श्रेणी क्रम में। गौर से देखना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या इन दोनों में धारा समान नहीं रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम सर्किट में धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ श्रेणी क्रम सर्किट में ये श्रेणी है, तो यहाँ धारा का मान समान नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि इस सर्किट में, किसमें, लॉन्ग शंट में IL बराबर ISE, ये ISE समान है। क्यों, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। लिख सकते हैं क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यहां तक का मामला बिल्कुल फिट हो गया। तो एक बात आ गई। अब देखो सर्किट ये आ गया, ये सर्किट आ गया यहां से। तो इस सर्किट में देखो आर्मेचर को जब घुमाएंगे आप लोग, ये आर्मेचर को प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया तो क्या वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा, वोल्टेज उत्पन्न करेगा। तो क्या धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित होगी। यहां से जो धारा जाती है वो बाहर जाएगी, क्योंकि जनरेटर धारा बाहर देता है नहीं लेता है, लेगा कौन, मोटर लेगी, बाहर कौन देगा, जनरेटर देगा आपको। तो यहां से धारा बाहर गई, और देखो बाहर गई तो एक भाग इधर गया, क्योंकि सर्किट है पैरेलल सर्किट, ये पैरेलल सर्किट है, तो भाग दो भागों में धारा बट गई, एक भाग ये और एक भाग ये। तो क्या ये धारा जो 15 एम्पियर है, तो यहां 10 एम्पियर धारा, तो क्या 5 नहीं बची, क्योंकि ये एक धारा दो भागों में बटेगी, तो दोनों का योग होगा एक धारा। तो लिख सकते हैं कि IA का मान, IA बराबर क्या लिखे, IA बराबर 1, तो ये आ गई ISH की धारा। ISH क्या है, शंट फील्ड की धारा, प्लस ISE की धारा, इधर क्या है, सीरीज फील्ड की धारा, और IL की धारा। तो लिख सकते हैं ISE या IL, एक ही बात है, क्योंकि IL बराबर होता है ISE, इस सर्किट में होता है, इस सीरीज जनरेटर में होता है। तो याद रखना बात, लघु शंट कंपाउंड जनरेटर में IL और ISE का मान समान होता है। यहां तक आगे समझ में। अब देखो आगे की बात, आगे एक गौर से देखना। अब क्या इस धारा को ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल, ISH को ज्ञात कर लो। तो यहां यदि 5 एम्पीयर धारा है, यहां 15 थी, तो 15 में से 10 घटा देंगे, इस सीरीज फील्ड की धारा, इस सर्किट की धारा घटा दी, तो क्या मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। तो लिख सकते हैं IA माइनस, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो या तो ये लिख लो ISE लिख दो, ठीक है, या IL लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि ये सर्किट यहां भी लागू होता है। इसमें से इसको घटा देंगे, क्या मिल जाएगी, शंट फील्ड की धारा मिल जाएगी आप लोगों को। ये सर्किट गौर से देखना आप, फिर आपको अलग अलग सर्किट होगा बताएंगे आपको। फिर होता है ISE। अब यदि इस धारा को ज्ञात करें, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा कितनी रहेगी, तो इसमें से ये घटा दें, इस साइड की धारा, तो ये मिल जाएगी, क्योंकि ये तो टोटल धारा है ना, आर्मेचर धारा तो कुल धारा है, कुल धारा में सीरीज दो भागों में बटी, तो अलग अलग भाग घटा देंगे। तो लिख दो ISE बराबर IA माइनस ISH। ये धारा क्या मिल गई, ये सीरीज फील्ड की धारा मिल गई आप लोगों को। कोई जोर तो नहीं है आप लोगों को समझने में, कि हार्ड तो कुछ है नहीं, बस सर्किट सामने पड़ा है, आप लोगों को सर्किट को पहचानो, सर्किट है कौन सा। यदि सर्किट आपको पहचान समझ में आ गया तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। बस आप सर्किट की पहचान करो, दोनों वाइंडिंग संयोजित करो, सर्किट की पहचान करो, फॉर्मूले फिट करो, और पूरे जनरेटर को आराम से समझो। जोर आने वाली बात नहीं, क्योंकि सीरीज और शंट तो समझ के आ चुके हैं पहले से। तो अब जोर किस लिए आएगा, अब समझने में दिक्कत किस लिए आएगी, नहीं आएगी दिक्कत अपने को। अब आगे देखो, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहां से भी इस तीनों में धारा का मान ज्ञात कर लिया, तो क्या EMF का मान भी ज्ञात कर लें। यहाँ EMF का मान कितना रहेगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना रहेगा, तीनों की बात कर लें। देखो कुछ अंतर है, आपने सीरीज में EMF पढ़ा, आप लोगों ने शंट में EMF पढ़ा, लेकिन यहाँ कंपाउंड का EMF पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझने में आपको एक थोड़ी सी परेशानी आएगी। वो देखो आप मतलब तो हाँ, परेशानी कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अंतर है। सबसे पहले किसका मान पढ़े, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ से EG का मान, क्योंकि EMF उत्पन्न होगा दोस्तों, कर्व पढ़ेंगे बाद में।
जब तक अभिलक्षण पढ़ेंगे तब आपको पूरी रामलीला समझ में आ जाएगी होती क्या है। लेकिन उससे पहले देखो कि ये इसके फॉर्मूले कैसे होंगे। देखो मैं आपको हर बार प्रत्येक बार समझा के आ चुका हूं, फिर भी आपको समझाता हूं। देखो ईएमएफ कहां उत्पन्न होता है? आर्मेचर में। टर्मिनल पे क्या मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो क्या पूरा मिलता है? नहीं। ईएमएफ जो उत्पन्न होता है उससे टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होता है। क्यों कम होता है? एक तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम होता है, दूसरा ओमिक ड्रॉप के कारण कम होता है। ओमिक ड्रॉप वो होता है जिसको रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो कहां होगा? वो सर्किट की कंडीशन देखी जाएगी। सर्किट में रेजिस्टेंस एक जगह आ गया, रेजिस्टेंस दो जगह आ गया तो दोनों बार घटाएंगे, एक जगह आ गया तो एक बार घटाएंगे। अब देखो यहाँ कितने बार आता है मैं आपको बताऊं। देखो यहां से ईएमएफ यहां उत्पन्न होता है आर्मेचर में। आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, कहां जाएगा? आर्मेचर वाइंडिंग के पास जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है कि नहीं है? तो क्या वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसके बाद यहां मान लीजिए कि 100 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। आर्मेचर में ईएमएफ का मान कितना उत्पन्न हुआ? 100 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। तो कहां गया? आर्मेचर वाइंडिंग के पास गया। आर्मेचर वाइंडिंग किसको देगी? कम्यूटेटर को देगी। कम्यूटेटर किसको देगा? कार्बन ब्रश को देगा। कार्बन ब्रश किसको देगा? बाहरी सर्किट को देगा। तो यहां आर्मेचर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है तो वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो किस में से घटेगा? वो वोल्टेज जनरेट ईएमएफ से घटेगा। माना कि यहाँ 100 वोल्टेज उत्पन्न हुआ और कार्बन ब्रश तक पहुंचते पहुंचते कितना बच गया? 90 बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग ने 10 वोल्टेज के ड्रॉप कर लिए हैं। आर्मेचर वाइंडिंग ने 10 वोल्टेज खपत कर लिए हैं। तो कितना बच गया अपने पास? तो आर्मेचर वाइंडिंग के ड्रॉप को इसमें से घटा दे। गौर से देखना तो ईएमएफ आगे वो टर्मिनल वोल्टेज के बाद आर्मेचर वाइंडिंग में इसको घटा दे, फिर बच गया अपने पास तो निर्धारित वोल्टेज बता, वो इधर मिलेगा और वो इधर मिलेगा। आगे बात तो किसका वोल्टेज देखे? देखो अब इसके वोल्टेज की बात करें। देखो यहाँ जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, माना कि यहाँ आपको 100 वोल्टेज मिले। गौर से देखा फिर आपको बताऊंगा समझा के समझ में आएगा। माना कि यहाँ 120 वोल्टेज मिले आप लोगों को, माना कि है 120 वोल्टेज मिले। कहाँ मिले? वीटी का मान। अब वापस जाएंगे, देखो इधर इसका मान कितना हुआ? देखो इसका मान हुआ था यहां से उत्पन्न हुआ वो, इसने ड्रॉप की वो, फिर इसने ड्रॉप किया। देखो यहां से उत्पन्न कहां मिला? इधर ड्रॉप किए। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से होकर रेजिस्टेंस वो वोल्टेज गुजरता है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप करती है। तो वो भी वोल्टेज ड्रॉप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होगा तो वो भी ड्रॉप करेगी। इसमें रेजिस्टेंस था, इसने ड्रॉप किया तो दो जगह ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? दो जगह ईएमएफ का मान कम हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों ईएमएफ को यदि इस उत्पन्न ईएमएफ से घटा दें तो क्या मिल जाएगा आपको? टर्मिनल वोल्टेज का मान मिल जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज मिल चुका है आपको 120। गौर से देखना। और माने कि 10 वोल्टेज इसने खपत किए थे और 10 वोल्टेज आर्मेचर ने खपत किए, तो क्या 10 और 10 20 वोल्टेज नहीं हुआ? 20 वोल्टेज वो है और आपको मिला कितना? 120। तो क्या उत्पन्न ईएमएफ का मान 140 नहीं हुआ? हुआ। तो उसके लिए कहते हैं उत्पन्न ईएमएफ को कैसे ज्ञात करेंगे। आप देखो यहां से पहले इसको ज्ञात करो, उत्पन्न ईएमएफ को। देखो वीटी का मान ज्ञात करेंगे। वीटी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसमें उत्पन्न हुआ ईजी, ये ईजी। अब ईजी में से घटाएंगे आर्मेचर ने जो उत्पन्न किया वो, सबसे पहले आर्मेचर ने उत्पन्न किया वो घटा दो। आई ए आर ए क्या है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। लिख लेना आई ए आर ए, वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज किसका है? आर्मेचर का। देखो V बराबर होता है आई आर, और किसका ज्ञात कर रहे हैं? आर्मेचर का ड्रॉप ज्ञात कर रहे हैं तो आई ए आर ए। ये किसका होगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए। फिर यहां से निकल गया वोल्टेज और कहा किसके पास गया? इस सर्किट से होते यहाँ इसके पास गया, क्योंकि ये ज्ञात करें, इधर नहीं ज्ञात करें, ये ज्ञात करें, दोनों अलग अलग होंगे। इधर ज्ञात करें तो इसने भी वोल्टेज ड्रॉप किया, तो किसका वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर रहे हैं? सीरीज वाइंडिंग का। तो लिख दो माइनस, किसका घटाएंगे? इसका घटा देंगे, आई एस ई और आर एस ई। ये क्या मिल गया आपको? टर्मिनल वोल्टेज का मान मिल गया है। याद रखने की बात है। देखो इधर का सर्किट अलग था, इधर का सर्किट अलग है। शंट वाइंडिंग में सर्किट एक था, शंट जनरेटर में सीरीज का सर्किट एक था। यहाँ दो सर्किट अलग अलग है। तो क्या इधर वोल्टेज मिला वो इधर मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सर्किट यहां तक तो माने कि यहां तक तो वोल्टेज कितना, इस सर्किट तक तो वोल्टेज आ गए 100 माने कि 90 वोल्टेज आ गए, तो यहां तक तो 90 था, लेकिन इधर जाएगा वो तो घट के जाएगा इससे, लेकिन यहां तो पूरा मिलेगा। तो इसमें से यदि आप लोगों ने 100 वोल्टेज उत्पन्न, उसमें से यदि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप घटा देंगे तो कहां तक मिल गया? यहां तक मिल गया। तो इधर जो जाएंगे तो इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखते जाएंगे, इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखते जाएंगे। तो इधर तो कुछ सर्किट और है नहीं, सिर्फ आरसी शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो इसको कितना मिला? देखो VSH का मान निकालेंगे। VSH का मतलब कि शंट वाइंडिंग को वोल्टेज कितना मिला? तो इजी माइनस आई ए आर ए, आर्मेचर ने वोल्टेज ड्रॉप किया वही घटाएंगे, क्योंकि इधर तो इसने ड्रॉप किया था। किसके लिए ड्रॉप किया था? टर्मिनल वोल्टेज के लिए ड्रॉप किया था। इधर तो नहीं किया, क्योंकि इधर तो ऐसा कोई सर्किट नहीं है, इधर ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये आ गया इसके लिए। तो लिख सकते हैं कि VT का मान, EG देखो VT की दूसरा
माइनस ओमिक ड्रॉप, ओमिक ड्रॉप ये आता है वीटी का। ओमिक ड्रॉप कितनी जगह हुआ वो लिख देंगे यहाँ पे। और ओमिक ड्रॉप जहां ओमिक का मतलब ओम होता है, ओम का मतलब कि ओम के द्वारा, ओम का मतलब प्रतिरोध के द्वारा, प्रतिरोध जहां होगा वही होगा ओमिक ड्रॉप। ये था आपका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो दूसरी बात करें, ईजी का मान क्या रहेगा। ईजी कैसे करेंगे, ईजी का मतलब जनरेट ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ईजी का मान रहेगा, देखो वीटी इधर से बात करें, देखो दो इधर से बात करेंगे, इधर से बात करेंगे, इधर से बात करेंगे, तो ये रहेगा, इसमें ये जोड़ेंगे, उसमें ये जोड़ेंगे, तो वीटी प्लस, गौर से देखना, वीटी प्लस आई एस ई आर एस ई, इसने ड्रॉप किया वो जोड़ दिया वीटी ने। फिर दूसरी बात आ गई, अंदर जाएंगे, आर में इसने ड्रॉप किया वो जोड़ दो, आर आई ए और आर ए, तो क्या मिल गया आप लोगों को, वीटी मिल गया। गौर से देखना, अब ये सॉरी ईजी मिल गया। ईजी इधर से ईजी ज्ञात करें तो देखो ईजी माइनस ईजी बराबर, देखो अब यहां वीटी नहीं लिखेंगे, इधर से ज्ञात करते इसका वोल्टेज लिखेंगे वी एस एच प्लस इसका जो वोल्टेज माना कि इसके पास 100 वोल्टेज मिले हैं, 100 वोल्टेज यहां तक आ, इसके बाद ये ड्रॉप किया वो जोड़ दो, प्लस आई ए आर ए। एक ईजी का मान ये हो गया, एक ईजी का मान ये हो गया, आपको दो बार मिलेगा। आगे समझ में, ये तो आपका टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना और जनरेट ईएमएफ का मान ज्ञात करना। अब देखो एक बात और आ गई, तो क्या शंट फील्ड वाइंडिंग को टर्मिनल वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मिलता है। गौर से देखना, क्या शंट फील्ड वाइंडिंग को टर्मिनल वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मिलता है, जरूर मिलता है, क्योंकि यहां तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग ड्रॉप कर लिया, तो लिख सकते हैं कि वी एस एच का मान अधिक होता है वीटी से। एक बात आ गई। दूसरी बात आ गई, देखो वीटी को माना कि देखो इसने ईजी में से इसको घटाया तो वीटी मिल गया, तो क्या वीटी में ये जोड़ दें, देखो वीटी में ये जोड़ दें, क्योंकि यहां तो देखो 120 मिला है तो ये 130 मिलेगा, तो 10 वोल्टेज इसने खपत की है, तो वी एस एच का मान, वी एस एच शंट फील्ड में वोल्टेज का मान ज्ञात करें तो वीटी तो ये है, देखो यहां मिला, लेकिन ये कुछ कम मिला इसको, तो इसको इसके साथ जोड़ दें, वीटी प्लस आई एस ई और आर एस ई, तो क्या वीटी नहीं मिलेगा, ये भी आपको वीएसएस का मान मिल जाएगा। किसका, शंट फील्ड में वोल्टेज का मान क्या रहेगा वो मिल जाएगा। दोस्तों ये तो था आपका लघु शंट कंपाउंड जनित्र, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बातें और बच गई, क्या बच गई कि शंट फील्ड वाइंडिंग का शॉर्टकट या शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा शॉर्टकट नहीं ज्ञात कर सकते। देखो ओम के नियम अनुसार लगाएंगे, ओम के नियम अनुसार लगा दो कि क्या लगाएंगे, देखो ओम के नियम अनुसार लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये हो सकता है कि आई एस एच बराबर, आई बराबर होता है V बटे आर, तो यहां लिख दो V बटे आर। किसका ज्ञात कर रहे हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग की धारा ज्ञात कर रहे हैं, तो लिख दो V एस एच और बटे आर एस एच। ये क्या मिल जाएगी आपको, ये शंट फील्ड की धारा मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब शंट फील्ड का रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं, आर एस एच बराबर क्या लिखे, देखो आर बराबर होता है उनके नियमानुसार V बटे आई, तो यहां लिखेंगे V बटे आई। V क्या लिखेंगे, V बराबर लिखेंगे वी एस एच, क्योंकि मान किसका ज्ञात कर रहे हैं, शंट का, तो शंट का ही वोल्टेज लेंगे और शंट की ही धारा लेंगे। ये आपका आर एस एच का मान आ गया। तो दोस्तों सर्किट आपको समझ में आने के बाद कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं है, मैंने आपको रटवाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि समझने के आधार पर आप पूरे के पूरे फॉर्मूला फिट कर सकते हो। और दोस्तों इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर एक दो न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, और काफी बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछ जाते हैं कि लघु शंट कंपाउंड जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का सूत्र क्या होगा, उत्पन्न ईएमएफ को किसके आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहेगा, शंट फील्ड में वोल्टेज का मान किसके आधार पर ज्ञात किया जाएगा। बहुत काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको समझो, लिखो और नोट्स बनाओ, आपको अच्छे तरह समझ में आएंगे। फिर भी दोस्तों यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर आपको अलग से सुधार करके कुछ अलग ट्रिक बता के आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो था आपका लघु शंट कंपाउंड जनरेटर। अब दूसरा पढ़ेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। अब देखो पढ़ेंगे, ये तो था लघु शंट मतलब शॉर्ट शंट। अब पढ़ेंगे लॉन्ग शंट। आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, देखो ये ले लिया आप लोगों ने, क्या ले लिया, ये आर्मेचर ले लिया, ठीक है। आर्मेचर लेने के बाद यहां क्या लगाई, ये आप लोगों ने लगाई सीरीज फील्ड या शंट फील्ड वाइंडिंग, ये लगा दी। और अब देखो आपको दिखाता हूं, आर्मेचर लगाने के बाद ये बाहर लगाएंगे क्या, दो कार्बन ब्रश लगाएंगे, ये लगा दिया आप लोगों ने पिगटेल। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि लॉन्ग शंट के अंदर क्या होता है कि इसका सर्किट लंबा करना है। लंबा क्या करें, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाना है दोस्तों, इसके श्रेणी क्रम में लगाना है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ये क्या है आर्मेचर है, ये क्या है ईजी है,
ये आई ए है और ये आर ए है। इसके अंदर जो चीजें होती है वो मैंने लिखी है। अब यहाँ लिखेंगे, देखो इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे। देखो मैंने आपको बताया कि सीरीज आर्मेचर का रेजिस्टेंस लंबा अधिक करना है तो उसके श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा देंगे। फिर इसका सर्किट देखो, यहाँ सर्किट लंबे कर दें तो देखो यहाँ से 1 2, मैंने आपको बताया मोटे तार कम टर्न की होती है, 1 2 टर्न ही होते हैं। ये लगा दिया इसके श्रेणी क्रम में, कुछ नहीं किया मैंने आपको। अब दिखाऊं आपको मैं कि यहां से लेके इस सर्किट को पूरा कर दो। ये लगा दिया यहाँ पे और ये लगा दिया यहाँ पे, ये सर्किट को क्या मैंने पूरा, ठीक है, सर्किट पूरा हुआ। अब कुछ नहीं करना है, आगे क्या लगाना है, आगे लगा दो लोड, ये लगा दिया लोड। देखो इसकी परिभाषा मैंने आपको वही ये क्या लगाया, ये लोड लगाया आप लोगों ने। यहां धारा कौन सी आएगी, आई एल की धारा आएगी। यहां धारा आई एल धारा है। यहां धारा कौन सी जाएगी, आई एस ई, और यहां धारा आई ए जाएगी, और इधर धारा जाएगी आई एस एच, और यहां आई ए। देखो, और ये E1 E2 ब्लैक से लिखा आपको, मैं समझ जाएगा आपको अच्छी तरह से। देखो ये क्या है, E1 E2, और ये A1 A2, और ये D1 D2। विलक्षण पढ़ेंगे बाद में। यहां क्या है, आर एस एच, और ये आर इसके अंदर है। ये तो दर्शाना है। एक चीज भूल गया आपको बता दूं, ये लगा दिया आपने वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज याद करेंगे, ये वोल्टेज लगा दिया आप लोगों ने। गौर से देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, इस जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग का संयोजन करने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग, देखो संयोजन करने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों का संबंध हो गया, उसके समानांतर क्रम में संयोजित की जाती है। या गौर से देखो, फिर बताता हूं। इस जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, या इन दोनों के संबंध के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, सॉरी समानांतर क्रम में। फिर देखो परिभाषा, इस जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के समानांतर क्रम में संयोजित की जाती है। वो होता है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, ठीक है। तो ये लिख देंगे दीर्घ शंट दिष्ट धारा या डीसी यौगिक जनित्र, डीसी यौगिक। अब देखो क्वेश्चन, इसका प्रतिरोध 1 ओम था, इसका क्या 1 ओम है, अब 1 ओम नहीं, क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में क्या आ गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गई, तो इसके श्रेणी क्रम पर 1 ओम नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जब श्रेणी क्रम में लगने के बाद बढ़ जाता है, बढ़ा मतलब लंबा हुआ, तो क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनित्र हो गया। इसके कुछ और विशेषता देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखो आप लोग फिर गौर से देखो, यहां तो आई एल और आई एस का मान दोनों श्रेणी क्रम में थी, लेकिन यहां अलग है। देखो सर्किट वो 3 है, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, एक यहां से देखो, यहां से लेके एक सर्किट ये दोनों का एक सर्किट ये और एक सर्किट ये, 3 सर्किट है। इधर से ज्ञात कर, देखो यहां से पहले इसका ज्ञात करें कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो लिख सकते हैं क्या कि आई ए बराबर आई एस ई, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी में है, इसलिए दोनों बराबर रहेंगे। देखो इसका मान दोनों बराबर, क्योंकि यहां तक का श्रेणी क्रम सर्किट है। फिर इसकी बात करें, आई ए की बात करें, देखो आई ए की बात करेंगे, यहां से आई ए की बात कर लो, आई ए बराबर आई एस ई, क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्योंकि इसका मान 5 एम्पीयर, इसका मान भी 5 एम्पीयर ही रहेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड धारा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा पर मतलब निर्भर करता है। लोड धारा का मतलब कि लोड बढ़ेगी, जिसके देखो यहां पर लगाई तो लोड बढ़ा तो इसकी धारा बढ़ी, अब यहां लगाई तो लोड बढ़ेगा तो इसकी धारा बढ़ेगी, इसकी धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोड से। तो इसकी ये लोड धारा पर डिपेंड करती है, इसका चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा पर डिपेंड करता है। अब देखो आई ए का मान ज्ञात करें, आई ए इधर से निकल गई, आई ए ये मान लो यहां से निकलेगी 2 भागों, इधर इधर, तो इसको जोड़ दें तो इसकी धारा निकल जाएगी। तो आई एस एच प्लस आई एल, ये क्या निकल गया आपको, ये आई ए आर्मेचर धारा का मान निकल चुका है, ठीक है। अब आई एस एच का मान ज्ञात करें, आई एस एच बराबर, देखो इसमें से ये घटा दे आई ए या आई एस ई, एक ही बात है, दोनों में से क्या घटाएंगे, आई एल का मान घटा दें, लोड धारा का मान घटा दें, तो शंट फील्ड की धारा मिल जाएगी आपको। अब आई एल का लोड धारा का मान ज्ञात करें, तो आई ए माइनस आई एस एच को घटा दें, या आपको लोड धारा का मान मिल जाएगा। यहां तक कोई जोड़ नहीं है, देख लिए, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं। फिर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा आपको। यहां अब क्या ज्ञात करेंगे, अब आपको इजी जनरेट ईएमएफ का मान ज्ञात करना पड़ेगा।
देखो यहाँ की बात करें, ईजी की बात करें दोस्तों, आप ईजी को गौर से देखो, ईजी यहाँ है, आर्मेचर में ओपन है, बाहर निकलेगा, आर्मेचर ड्रॉप करेगा, फिर यहां जाएगा, सीरीज वाइंडिंग ड्रॉप करेगी, फिर जाके आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ईजी की बात करें, यहां देखो ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, यहां से देखो पहले ये खपत करेगा, ये खपत करेगी, फिर बाद में ये मिलेगा। तो बात ये आ गई कि आप टर्मिनल वोल्टेज की बात करो पहले, वीटी की बात करो पहले, वीटी का मान याद करें। देखो इसमें से ये घटाएंगे, आर्मेचर का ड्रॉप घटाएंगे, फिर सीरीज वाइंडिंग का ड्रॉप घटाएंगे, फ्री मिल जाएगा आपको। तो ईजी माइनस किसको घटाएं, आर्मेचर ने ड्रॉप किया वो, इसका हम लिख सकते हैं ओमिक ड्रॉप, ओमिक ड्रॉप रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा वो घटा देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप कहां कहां होगा, ईजी माइनस सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा आर्मेचर का, तो आर्मेचर ने ड्रॉप कर लिया IaRa। ठीक है, यह भी बताया था मैंने आपको। फिर ड्रॉप किया इसने सीरीज वाइंडिंग ने, तो लिख दे माइनस ISE और RSE, ये खपत कर लिया इसने, अब मिल गया बाहर। अब देखो वहां कंडीशन क्या थी, वहां कंडीशन ये थी कि शंट फील्ड का वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज से अधिक था, लेकिन यहां नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ देखो यहाँ तो वोल्टेज आ गई, इधर सर्किट भी सेम है और इधर सर्किट भी सेम है, बीच में कोई सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा आपको कितना, मान लीजिए यहाँ 200 वोल्टेज मिला आपको, तो यहाँ भी 200 ही मिलेगा आपको, किस पे ऊपर, शंट फील्ड वाइंडिंग पर 200 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो लिख सकते हैं देखो यहाँ पे, और आप लोगों ने देख लिया IA का मान ISE के बराबर होता है, तो यहाँ लिख दो VT का मान, VT बराबर EG, क्योंकि ये दोनों बराबर है, कौन कौन सी, ये धारा, यहाँ लिख दें IA कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि I और ISE दोनों बराबर, यहाँ भी ISE यहाँ दोनों कॉमन ले लेते हैं, फिर बच गया RA प्लस RSE, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज का मान मिल चुका है। किसमें, लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज का मान मिला हम लोगों को, हार्ड तो कुछ नहीं है। अब देखो आगे की बात, ये लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा वो बाद की बात है, जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब ये आपको यदि थोड़ा कंफ्यूज है कि सर थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे, डीपली कब पढ़ेंगे, जब इसके एप्लीकेशन आएंगे तब पढ़ेंगे। अब ईजी का मान क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किसका, ईजी का मान देखो, ईजी बराबर, अब लिख दो यहां जो मिला वो, और इसके अंदर ड्रॉप हो वो, और इसके चारों तरफ ड्रॉप, इसमें आर्मेचर में ड्रॉप हो, तीनों जोड़ देते हैं, तो लिख सकते हैं VT प्लस, अब किसको जोड़े, अब इसको जोड़े, क्योंकि सबसे पहले ये आता है, उधर से घूम जाते हैं, माना कि 150 वोल्टेज है तो 10 इसने खपत किए, 10 इसने खपत किए, VT प्लस ISE और RSE, ये तो जोड़ दिया इसमें, किसमें, इसमें जोड़ दिया, इसने ड्रॉप किया था वो। अब लिख दो प्लस, इसने भी ड्रॉप किया आर्मेचर ने भी, तो लिख दो IA और RA, ये आ गए। देखो ISE और RSE दोनों बराबर हैं, EG बराबर VT प्लस IA कॉमन लिया और RA प्लस RSE। दोस्तों काफी बार परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कैसे इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, ये था आपका, इसमें कुछ हार्ड तो नहीं। और देखो अब आगे की बात करें, देखो आगे कुछ नहीं होने वाला है, कि यही है कि यहां से इन दोनों की बात करें, ये किसका है, ये इसका है, ये दोनों इसके हैं, किसके, लॉन्ग शंट के हैं। क्या इसमें आप शंट फील्ड को वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, देखो शंट फील्ड में धारा का मान कैसे ज्ञात करें, शंट फील्ड धारा का मान यहां से ज्ञात करेंगे, RSH, और आपको पता है कि ओम के अनुसार R बराबर क्या होता है, V/I, ज्ञात किसका कर रहे हैं, शंट फील्ड का, VSH, और यहां तो VSH मान लो और से V टर्मिनल वोल्टेज मान लो, दोनों बराबर है, तो यहां सिर्फ V लिख सकते हैं, V/ISH। और ISH का मान कैसे ज्ञात करें, तो I बराबर होता है V/R, V का मान है V और R बराबर का RSH, ये आ गया ISH का मान। ठीक है, ये थी बात यहाँ पे। और यहाँ देखो V, यहाँ तो अलग था, मैंने आपको बताया था कि VSH का मान V बड़ा होता है VT से, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है VT बराबर VSH, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में अंतर नहीं, दोनों बराबर रहेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, किसके आधार पर, संयोजन, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर। फील्ड वाइंडिंग का संयोजन किसका किया, श्रेणी वाइंडिंग का किया, क्या शंट वाइंडिंग को छोड़ा, शंट वाइंडिंग को परिवर्तित किया, नहीं किया। तो इनका स्वरूप किसके आधार पर होता है, देखो श्रेणी वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इनका नाम रखा गया है। और दूसरा प्रकार आएगा आपको पास सामने, वो श्रेणी वाइंडिंग में धारा के, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में धारा के प्रकार के आधार पर इसका वर्गीकरण होगा। तो कुछ नहीं है। अब देखो आपको बताऊं, क्या ये एक वाइंडिंग यहां लगी और एक वाइंडिंग यहां लगी, क्या इसमें धारा चेंज कर सकते हैं, धारा उल्टी कर सकते हैं, क्या इसमें धारा विपरीत घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं।
तो क्या लघु शंट दो प्रकार की होगी, धारा का विपरीत होना और धारा का सीधा होना। तो ये दो प्रकार के होगी। तो किसके आधार पर हुए, शॉर्ट शंट, देखो लघु शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, दोनों के दोनों में सीरीज वाइंडिंग है। तो क्या सीरीज वाइंडिंग में धारा प्रवाह बदल सकते हैं, धारा का प्रवाह बदल सकते हैं। तो ये भी दो प्रकार का हो गया, ये भी दो प्रकार का हो गया। तो दोस्तों ये तो थे आपके डीसी कंपाउंड संयंत्र जो कि श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। लेकिन अब श्रेणी वाइंडिंग में यदि धारा का प्रवाह बदल देंगे तो इनका नाम क्या रखेंगे। धारा का प्रवाह देखो, यहां भी धारा का प्रवाह बदलेगा और यहां भी बदलेगा। तो एक तो क्लॉकवाइज कर देंगे धारा का प्रवाह और एक एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। तो इनका नाम क्या रखेंगे, उन नामों के आधार पर जनरेटर के वर्गीकरण करेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज काफी लंबा वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि इन श्रेणी वाइंडिंग में धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद इनका नाम क्या रखेंगे, आपको बता दे। देखो ये भी रखेंगे, यहां भी धारा का प्रवाह एक बार तो ऐसे है और एक बार धारा का प्रवाह ऐसा रहेगा। तो इन धारा का प्रवाह यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के समान रहेगा तो संशय कंपाउंड जनरेटर रहेगा, और ये धारा का प्रवाह शंट फील्ड वाइंडिंग से विपरीत चला गया तो वह डिफरेंशियल हो जाएगा। उसी प्रकार यह है कि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा का प्रवाह है, यदि इससे विपरीत चला गया तो डिफरेंशियल हो जाएगा, और इसके समान हो गया तो वह कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। इनका वर्गीकरण करेंगे अगले चैप्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी आने वाले भविष्य में आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ त्रुटि हो, कुछ एक्स्ट्रा यदि आपको और पढ़ना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर इसके बारे में और थोड़ा डीपली बताइए, तो आपको जरूर अगले वीडियो में इसका सुधार करके आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।